हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अकेडमी हिंदी चैनल, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा हिंदी माध्यम का चैनल है। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट को। इससे पहले मैंने इन जनरल बेसिक मानव कोशिका के बारे में एक एक पॉइंट्स को कवर कर दिया था। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द सेकेंड पार्ट। और आज की क्लास में मैं आपको जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं दोस्तों, जितने ऑर्गेनेल्स, तो ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या है, कोशिकांग। तो जितने भी कोशिका में कोशिकांग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, तारककाय, सेंट्रोसोम इत्यादि सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन सेल में जो जो भी कोशिकांग होते हैं उनको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। और साथ ही साथ यदि आपको वाकई में वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लासेस भारत के किसी भी एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो यहां पर मैं आपको कोर कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के सिलेबस को सभी को कवर करवा रहा हूं। राइट, एकदम क्लियर है। तो ह्यूमन सेल में जितने भी डिटेल्ड पार्ट थे वो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखे ही थे। अब हम लोग जो है सेकंड लेक्चर, सेकंड पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। राइट, तो यहां तक सारी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों देखिए, उड़ान की टीम अपना काम कर रही है, आप लोग अपना काम जरूर करें, एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों। और जो अनअकैडमी का एस्पायर प्रोग्राम है, तो आने वाली 25 और 30 तारीख को जस्ट सर्च ऑन गूगल अनअकैडमी एस्पायर, और आप 25 तारीख के एग्जाम और 30 तारीख के सीसेट वाले एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यू कैन विन द कैश प्राइसेस। तो आपको जस्ट गूगल पे इसको सर्च करना है, एक लिंक पर क्लिक करना है और आप एनरोल हो जाइए। यहां पर जीएस का पेपर होगा और ये फिक्स टाइम है 10 से 12 बजे के बीच में। बिल्कुल जैसे आप एग्जाम में पेपर देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से पेपर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसकी मदद से आप स्कॉलरशिप प्राइसेस जीत सकते हैं। आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस को स्ट्रक्चर्ड वे में करना है, तो आप 8 PM पर मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। और रुद्र गौतम नाम से मेरी प्रोफाइल पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। डेली वी आर डिस्कसिंग एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी क्लास। नाउ RP Sir 10, this will be a game changing referral code for your life, because आपको not only this 10% discount but additionally help mentorship, guidance और economic benefits। तो ये बहुत सारे कुछ है। आप मुझे पर्सनली कम्युनिकेट कर सकते हैं जब भी आप आइकॉनिक, जीएस या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। और भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल अनअकैडमी जो भी एग्जाम प्रोवाइड कराती है, उन सभी पर मेरा ये रेफरल कोड अप्लाई होता है। तो एनी टाइम आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस। राइट, और फी मेरे रेफरल कोड के बाद ये डिस्काउंटेड हो जाएगी। एडिशनली डिस्काउंटेड जो है आप मुझे पर्सनली बात कर सकते हैं। सो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। राइट, तो हम लोग अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। एकदम क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड वे में एक डायग्राम का डिस्कशन किया था, और वो कौन सा है, जंतु कोशिका पर। यस और नो? तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दीपक, माही चौहान गुड मॉर्निंग बेटा, सोनू तिवारी गुड मॉर्निंग डियर, अंशुल कुमारी, प्रीतम, नीलांबर दक्ष, काजी साहब, सभी का स्वागत है यार। विनेश तिवारी, सभी का स्वागत है। वेलकम यू ऑल गाइस, वेलकम यू ऑल। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जंतु कोशिका में मैंने लोकेशनल क्लैरिटी, कहां पे कौन सा कोशिकांग होता है, उसकी क्या विशेषता होती है, आज हम लोग एक एक कोशिकांग के डिटेल्ड में बात करेंगे। और टिल एंड आपको बहुत सारी नई नई बातें आज जानने को मिलेंगी। एनसीईआरटी के सभी कोर कॉन्सेप्ट यहां पे कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, जीव में मैंने आपको ये डायग्राम पहले ही समझा दिया था कल वाले लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो मैंने आपसे बात करते समय बताया था कि कोशिका झिल्ली ये सभी जंतुओं में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति ये कोशिका झिल्ली है। सेल वॉल को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, कोशिका भित्ति। ठीक है, गुड मॉर्निंग अर्पिता, दीपक, प्रदीप,
है ना, गुड मॉर्निंग। तो सेल वॉल, राइट। अब कोशिका भित्ति, पादपों में कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, सेल वॉल भी पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है दोस्तों वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, कल भी डिस्कस किया था, फॉस्फोलिपिड्स, मतलब कि वसा और प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो झिल्ली है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, यह चयनात्मक पारगम्यता रखती है, मतलब जो मटेरियल ये चाहती है उसी को अंदर भेजती है, वेस्ट पदार्थ वगैरह अंदर नहीं जाते हैं। एकदम क्लियर है। दीपा, रितिशा, देवेंद्र कुमार, गुड मॉर्निंग। पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। मैं पीडीएफ हमेशा 2 से 3 दिन बाद, एटलीस्ट 3 to 4 डेज के बाद में पीडीएफ टेलीग्राम पे जरूर पेस्ट करता हूं। आप देख लीजिए एक बार, प्रीवियस सारी की सारी पीडीएफ आ चुकी है ना। तो कोशिका को एक निश्चित आकार, मतलब एक फिक्स स्ट्रक्चर और जो यांत्रिक सहारा है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट जो देती है, यह दीवार बाहर होती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। और सेल वॉल को जीवित, लाइवली कहा जाता है क्योंकि यह स्वयं निर्णय ले सकती है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि जब सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं और यह फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, तो यहां पर परासरण दाब, द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी मदद से पदार्थ कोशिका के अंदर जाते हैं और वेस्ट पदार्थ कोशिका से बाहर निकलते हैं, और इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्यता या सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी कहते हैं। सेमी परमिएबिलिटी क्या होता है, पार्शियली रूप से, ठीक है। तो कोशिका का सबसे बाहर का आवरण ये होता है, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। लेकिन सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज एक प्रकार के क्या होते हैं, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें मानव नहीं पचा सकता। और दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ कोई है पूरे इस समस्त संसार में, तो वो सेल्यूलोज ही है। ये बात जरूर आपको याद रखनी है। तो पादप कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, स्टेबिलिटी, स्थिरता प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली, क्योंकि कोशिका झिल्ली पर यदि कोई प्राकृतिक कोई भी इफेक्ट आ जाए तो उसको रोकने का काम कर सकता है सेल वॉल पादपों के अंदर। पादपों को सूखने से, ड्राई होने से बचाता है। तो ये पादपों का बाह्य आवरण है। तो पादपों में कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, और उसके बाद इसके अंदर केंद्रक, रिक्तिकाएं, राइट, क्लोरोप्लास्ट इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, यस और नो। चलिए, अब सबसे पहला कोशिकांग जो मानव की कोशिका या किसी भी कोशिका में सबसे छोटे आकार का होता है, तो याद रखना राइबोसोम सबसे छोटे आकार का कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल है। पैलेड ने इन्हें सबसे पहली बार खोजा था 1955 में। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है, कोशिका का इंजन कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, हम लोग यदि बाहर से कोई भी प्रोटीन खा रहे हैं या एमिनो अम्ल, क्योंकि प्रोटीन जब टूटेगा तो एमिनो अम्ल बनेगा, तो एमिनो अम्ल का बहुलक या पॉलीमर प्रोटीन होता है। तो जब ये टूटता है तो दोस्तों हमारे शरीर में कौन सा भाग लगेगा, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी प्रोटीन है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं किसी जानवर का मांस पकड़ के ऐसे त्वचा पर ऐसे लगा दूं तो क्या ये मेरे शरीर में अंदर चला जाएगा? नहीं। क्या होता है पूरा प्रोसेस, हमने यदि मांस या प्रोटीन या दूध कुछ भी खाया, वो शरीर में गया, पाचित हुआ, उसमें से प्रोटीन वाले भाग बिखरे, टूटे और वो रक्त में पहुंचे। रक्त से पहुंचने के बाद एक एक कोशिका में पहुंचे। कोशिका में मैंने आपको बताया था कि गोल्जिकाए की मदद से सभी अंगों को एमिनो एसिड, जितने भी पोषक पदार्थ हैं, गोल्जिकाए सभी पोषक पदार्थों को देता है। कोशिका का यह भी कोशिकांग है गोल्जिकाए, इससे यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये बात क्लियर। तो अब जब ये पहुंच चुका है एमिनो अम्ल, तो मानव को जो एमिनो अम्ल चाहिए उस रूप में जो बदल रहा है वही राइबोसोम है। उसी का नाम क्या है? राइबोसोम। तो आपने सुना होगा 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो जो पहले के प्रिमिटिव जीव हुआ करते थे उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है।
मानव में या एडवांस जंतुओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 80S राइबोसोम। ठीक है, तो आरएनए और प्रोटीन का निर्माण ये करते हैं। अब दोस्तों ये राइबोसोम्स पाए कहां जाते हैं? तो देखिए, आपको मैंने एक बात बताई थी, मान लीजिए यह कोशिका है, यह उसका केंद्रक है और इसको एक स्थिरता, उसकी फिक्स लोकेशन प्रदान करने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये हमारा केंद्रक और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है। एक तो होती है रफ, ROUGH, रफ मतलब सख्त, और एक होती है चिकनी। तो सख्त वाली पर तो याद रखना हमेशा रफ या फिर सख्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही, ER पर ही क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। तो राइबोसोम कहां पाए जाते हैं? सख्त ER पर। बिल्कुल, प्रोटीन के संश्लेषण में, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, उसमें यह मदद करता है। ठीक है, चलिए अब आ रही है बात, अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे रहते हैं। यह हमेशा किस पर? मैंने बोला सख्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कई बार देखो दोस्तों, ये जो कोशिका है इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा रहता है, लिक्विड फॉर्म, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका का द्रव्य। इसमें भी राइबोसोम बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए, यहां पर पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम, बहुत सारे राइबोसोम जब गुच्छों के रूप में, समूह के रूप में होते हैं तो उन्हें पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, आरबीसी में एक तो केंद्रक भी नहीं पाया जाता, आरबीसी में राइबोसोम्स भी नहीं पाया जाता। किन में? सभी स्तनधारी या मैमल्स में। मैमल्स में आरबीसी में ना तो राइबोसोम पाया जाता है, ना ही न्यूक्लियस जब मैच्योर अवस्था में होते हैं। ठीक है, क्योंकि आरबीसी द्वारा प्रोटीन का विश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण आरबीसी में नहीं होता है, ये हमारी अन्य कोशिकाएं निर्माण करती हैं। तो राइबोसोम के बारे में आपको मेनली सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, 70 के आगे ये 70S और 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और ये दो प्रकार से बने होते हैं, 70S और 80S। एडवांस कोशिकाओं में 80S और प्रिमिटिव कोशिकाओं में 70S प्रकार की राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गई होगी बात। चलिए, अब मानव के शरीर का या किसी भी जंतु का सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? हमारे शरीर का ऊर्जा ग्रह या फिर वी कैन से द पावर हाउस ऑफ द ह्यूमन सेल। ठीक है, और इसका जो नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया, वो किसने दिया था? सी बेंडा ने इसका नाम दिया था। 1986 में ऑल्टमैन ने इसे खोजा था। और यही मानव शरीर में जो एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण, जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एनर्जी करेंसी, उसका निर्माण यही होता है। ठीक है, अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं दोस्तों आपको। एक तो होता है केंद्रक, राइट? जंतु कोशिका में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पादप कोशिका में होता है लवक या प्लास्टिड या क्लोरोफिल लवक। ये तीनों ही, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक या प्लास्टिड, इन तीनों के बाहर की जो झिल्ली होती है, लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, वो हमेशा ड्यूअल होती है, ड्यूअल झिल्ली होती है। ये बात याद रखेंगे। ड्यूअल का मतलब क्या है? दोहरी परत से घिरा होता है। और एक और बात याद रखेंगे, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक प्लास्टिड, इन तीनों में ही डीएनए पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जंतु कोशिका में केंद्रक के अलावा डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहां पाए जाते हैं? तो आप क्या बताएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। इसीलिए तो आपने पिछले दिनों में देखा होगा
3 पेरेंटल बेबीज। आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, सबसे पहली बार ब्रिटिश मतलब अंग्रेज मतलब कि इंग्लैंड में ये शुरू हुआ कि जिस भी बच्चे में हो सकता है माता के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, वो कभी ऊर्जा बना ही नहीं पाएगा, तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया को, जो महिला है, मान लीजिए एक पुरुष और एक महिला दोनों की शादी हो रखी है और अब वो चाहते हैं एक बेबी को कंसीव करना, एक बच्चे को चाहते हैं वो, और माता के माइटोकॉन्ड्रिया में पता है, क्योंकि माता का ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना बच्चे में आगे फॉरवर्ड होता है, तो माता के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज है, तो जो स्वस्थ मां है उसका माइटोकॉन्ड्रिया लिया जाएगा और माता के अंडाणु में से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दिया जाएगा और सही माइटोकॉन्ड्रिया को लगा दिया जाएगा। तो कितने पेरेंट्स हो गए? मदर और फादर तो हो ही गए, तीसरा कौन है? एक और मदर जिससे माइटोकॉन्ड्रिया लिया गया है, और इसी कॉन्सेप्ट को 3 पेरेंटल बेबी कहा गया। तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए है, और पादपों में केंद्रक के बाहर कहां डीएनए पाया जाता है? प्लास्टिड या लवक में पाया जाता है। बिल्कुल आपने सुना है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलिए, तो यहां तक सारी बात यदि क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जूते जैसी संरचना होती है, ये स्ट्रक्चर होता है, इसे क्रिस्टी प्रवर्ध कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। विशेष प्रकार की मैट्रिक्स होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और एक माइटोकॉन्ड्रिया एक बार में कुल 38 एटीपी का निर्माण करता है, जिसमें से 2 एटीपी का निर्माण तो ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी रेस्पिरेशन के कारण, जबकि जो 36 एटीपीज हैं उनका निर्माण होता है क्रेब्स साइकिल से। ठीक है, तो एक बार में एक माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया जो है। अब एक और बात सुनना, ध्यान से सुनिए एक बात और, जो हमारी एनर्जी बनती है जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती रहती है, वो एक तो देता है हमें माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा जो मैंने आपको बताया था साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में भी ऊर्जा बनती है जो कोशिका के अंदर तरल या द्रव भरा हुआ है। ठीक है, एकदम क्लियर है। आयुष त्यागी को बहुत अच्छी क्लास लग रही है, बहुत बढ़िया। प्लीज रिविजिट 3 पेरेंटल बेबी कॉन्सेप्ट। भाई 3 पेरेंटल बेबी कॉन्सेप्ट में माता का जो एग होता है अंडाणु, उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत होती है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर होता है। तो किसी और मदर का, देखिए इस एग में जो केंद्रक है गुण तो वहां से जाएंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर के कारण बच्चे में बहुत सारी शारीरिक व्याधियां हो सकती हैं। तो किसी और मां से, फीमेल से एक एग लिया जाएगा और उसके हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया को इस वाले माइटोकॉन्ड्रिया से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और फिर टेस्ट ट्यूब बेबी जो बोलते हैं, एग और स्पर्म को मिला दिया जाएगा, एग और स्पर्म को, और फाइनली वापस से उसी माता के गर्भ में, जिस माता का अंडाणु लिया था, उसी माता का अंडाणु वापस से उसके वूम्ब में डाल दिया जाएगा। दिस इज व्हाट 3 पेरेंटल बेबी। आपको बहुत डीप में पढ़ना है तो लक्ष्य प्रोग्राम में, लक्ष्य प्रोग्राम 2020 वाला प्रोग्राम था, अभी उड़ान प्रोग्राम चल रहा है, उसमें मैंने बायोटेक्नोलॉजी के लेक्चर में कंप्लीटली डायग्रामेटिकली 3 पेरेंटल बेबी को समझाया है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये मेम्ब्रेन वगैरह पता चल गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर इन डेप्थ और बात कर लेते हैं। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। पावर हाउस कहलाता है, मानव शरीर के श्वसन का केंद्र है, क्योंकि एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, रेस्पिरेशन, राइट, रेस्पिरेशन, श्वसन, तो एक रेस्पिरेशन कहलाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब क्या हुआ? कोशिकीय श्वसन। हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं एक्चुअल में उसका अंततः यूज किसमें है? ऊर्जा बनाने में। तो यह श्वसन का केंद्र है किसी भी कोशिका में। इसमें क्रेब्स साइकिल पाया जाता है जिसमें टोटल 36 एटीपी का निर्माण होता है।
इसमें सर्वाधिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, और एंजाइम्स में क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटीन। और एक और बात, राइबोसोम कहां कहां पा सकते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया मैंने आपको, साइटोप्लाज्म में भी राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स पाए जाते हैं डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ये बात मैंने आपको भी डायग्राम में दिखाई दी। तो दोहरी झिल्ली युक्त है ये, ड्यूअल इसका स्ट्रक्चर है, इसके बाहर दोहरी झिल्ली है। कोशिका के भीतर का कोशिकांग है, स्वयं सब कुछ ऑटोनोमस, स्वायत्त शासी है, ऑटोनोमस सब कुछ काम करता है, और उत्पत्ति जीवाणुओं के प्रवेश से मानी जाती है। इसकी जो उत्पत्ति हुई थी ना, वो जीवाणुओं का जब प्रवेश होता है तो हमें और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कुल मिला के आपको मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ, मतलब जो हम लोग अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, ये जब भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो एटीपी के निर्माण करने में यही मदद करता है, और इसीलिए ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को पैदा करने के कारण इसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। एकदम क्लियर? चलिए, अब यहां पर एक छोटी सी गलती है, वो मैं आपको सुधार देता हूं, ठीक है, कि जब श्वसन होता है, कौन सा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, तो उसमें टोटल कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो मैंने आपको करेक्ट करके बताया, टोटल 38 एटीपी, जिनमें से 36 एटीपी का निर्माण किससे होता है? 36 क्रेब्स साइकिल। तो आपसे पूछा जाए कि हमारी कोशिका में सबसे ज्यादा किस चक्र के कारण एटीपी का निर्माण होता है? तो क्रेब्स चक्र के कारण, ठीक है। और जो दो अन्य बनते हैं वो ऑक्सी रेस्पिरेशन के कारण। तो 2 + 36, ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। शुभ गौतम, आपका स्वागत है यार, बहुत बढ़िया, आप तो गौतम ही है, बहुत बढ़िया। आयुष त्यागी और ऑफिसर बिटिया को नमस्कार मेरा, ऑफिसर बिटिया NK। ओहो, एटीपी भाई ये नहीं है एटीपी, और उसकी भी फुल फॉर्म बेटा आप गलत बता रहे हो। आपने नाम तो अपना बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उस पर काम भी करो। एटीपी की फुल फॉर्म ध्यान से सुनो, जो आप कहना चाह रहे हो बेटा उसकी फुल फॉर्म बताता हूं मैं। ऑफिसर बिटिया, बहुत बढ़िया नाम रखा है, लेकिन आप उसको फॉलो बेटा थोड़ा सा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो आप बात कर रहे हैं, राइट, ऑटोमेटिक नहीं होता। दूसरा बात, एटीपी की फुल फॉर्म होता है यहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा मुद्रा होता है, ठीक है। तो ऑफिसर बिटिया थोड़ा सा क्या है, पहले ये बताओ आप पुरुष हैं या महिला हैं? आपने छद्मावतरण किया हुआ है क्या, ये भी बताइए। आर यू ए कैमोफ्लेज्ड पर्सनैलिटी और नॉट? ये भी कंफर्म करिए एक बार। तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, आपको एक क्रेब्स साइकिल समझ में आ गया होगा, ग्लूकोज का अणु, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को मैंने बता दिया है आपको, राइट। चलिए, तो तीनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तीनों में ड्यूअल लेयर होती है, तीनों में डीएनए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज के बारे में मैंने आपसे बात करी, और 3 पेरेंटल बेबी को भी समझा दिया, यस और नो। चलिए, तो दोनों को कोशिका के भीतर, कोशिका है ना, तो देखिए यहां पर जो ये डीएनए है और केंद्रक के डीएनए, यही डीएनए, केवल केंद्रक न्यूक्लियस के डीएनए ही पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को आगे लेकर जाते हैं। ज्योति जांगिड़ी जी बेटा वेलकम, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो कोशिकांग आ रहा है वह हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी के अंदर इसकी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ संख्या होती है, नंबर ऑफ लाइसोसोम सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका में? डब्ल्यूबीसी में। इसके खोजकर्ता कौन है? डी डुबे, इसके खोजकर्ता है डी डुबे, ठीक है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम ही वो कोशिकांग है जिस पर वर्तमान में सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है, क्योंकि लाइसोसोम ही वो कोशिकांग है जो आसपास की सभी कोशिकाओं को भी खत्म कर देता है। इतने खतरनाक प्रबल जल अपघटनीय पदार्थ लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं,
जो आसपास की समस्त कोशिकाओं को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। एकदम क्लियर, राइट? ओके अफजल जी गुड मॉर्निंग। तो पादप केंद्र कहते हैं इसे, ठीक है। स्तनधारियों की आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाए ओ ये क्या बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो आरबीसी, केवल आरबीसी में, वैसे सामान्य कोशिकाओं में पाए जाता है और डब्ल्यूबीसी में, तो ये बात क्लियर हो गई। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा संख्या में, आरबीसी में नहीं, आरबीसी में राइबोसोम भी नहीं, आरबीसी में केंद्रक भी नहीं, ठीक है। और कोशिका का इसे एटॉम बॉम्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी ये फटता है, विस्फोट करता है, तो इसके प्रबल जलपघटनीय पदार्थ आसपास की कोशिकाओं में भी विस्फोट करते हैं। तो जब भी किसी को कैंसर होता है दोस्तों, तो कैंसर में भी यही कोशिकांग वहां पर इंपैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। हमारे शरीर में कोई परजीवी कोशिका आएगी, जीवाणु आ गया, तो जीवाणु को खत्म करने के लिए जो हमारा शरीर स्वतः ही डब्ल्यूबीसी की संख्या को इंक्रीज करता है, और फिर जहां जीवाणु मिलते हैं, ये हमारा डब्ल्यूबीसी, ये जीवाणु, तो इसमें से लाइसोसोम निकलेगा, लाइसोसोम फट जाएगा और संपूर्ण कोशिका को ये खत्म कर देते हैं। फैगोसाइट के नाम से जानी जाती है। तो आपने सुना होगा डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती हैं, उनमें सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है, उसे सबसे बड़ी फैगोसाइट डब्ल्यूबीसी भी कहा जाता है। एकदम क्लियर। लाइसोसोम को बिल्कुल आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग कहते हैं। अब हमारी ऑफिसर बिटिया जैसी दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया। लेकिन कोशिश करा करो ऑफिसर बिटिया अपना नाम रखो, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। वरना तो यहां पर जितनी भी बिटियां हैं वो सभी सोच रही होंगी मैं भी ऑफिसर बिटिया हूं, है ना। ठीक है, चलिए। इसमें प्रबल जल अपघटनीय एंजाइम उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, ये डब्ल्यूबीसी में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। खतरनाक जल अपघटनीय पदार्थ हैं, सबको खत्म कर सकते हैं। क्लास हमेशा 11 AM पर होती है दोस्त, 8 AM पर होती है मेरी इसी YouTube चैनल पर, और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एनवायरमेंट इकोलॉजी की इन डेप्थ क्लास 8 PM पर होती है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम एकदम क्लियर हो गया होगा, आगे चलते हैं। इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, और कोशिकीय उपापचय क्रियाओं के समय व्यवधान होने पर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और लाइसोसोम फट जाते हैं। कभी भी हमारा जो मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहा है, उपापचय दर, लगातार जो शरीर में रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, ठीक है ना, लगातार जो शरीर में रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं, उनकी मदद से जो है कई बार ये लाइसोसोम फट जाते हैं, और जब इनमें ये तरल पदार्थ बाहर निकलता है तो संपूर्ण कोशिका को ये पचा जाते हैं, डाइल्यूट कर जाते हैं। इतने खतरनाक लवण इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। अब हम लोग अगले कोशिकांग, द न्यू नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, दैट इज गोल्जी काय, गोल्जी एपरेटस, खोज करता है कैमिलो गोल्जी। और मैंने आपको इसके बारे में बेसिक बात क्या बताई थी, इसे यातायात प्रबंधक, द ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? गोल्जिकाय को सभी कोशिकांगों की मां, मदर ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैमिलो गोल्जी ने खोजा था कोशिका में सबसे इंपॉर्टेंट जो सिक्रेटरी ऑर्गेन है, कोशिकांग जो है, जो सबसे ज्यादा जो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स, अलग अलग प्रकार के तरल को, लिक्विड को जो रिलीज करता है, सीक्रेट करता है, राइट, उत्सर्जित करता है, निष्कासित करता है, वही कौन है? गोल्जिका है। इसे यातायात प्रबंधक क्यों कहते हैं? क्योंकि गोल्जिका है, मैंने आपको बताया था, यदि ये कोशिका है, यदि ये केंद्रक है, बहुत सारे अलग अलग कोशिकांग है, ये अंतःप्रद्रवी, तो ये गोल्जिकाय है ऐसे। और समस्त जितने भी पदार्थ कोशिका में प्रवेश करते हैं इसकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सबसे पहले वो कहां पहुंचते हैं? गोल्जिकाय में। और गोल्जिकाय
जिस कोशिकांग को जिसकी आवश्यकता होती है, गोल्जी काय उस कोशिकांग को वो पदार्थ या मटेरियल देता रहता है। और इसीलिए तो ये जितने भी पोषक पदार्थ हैं उनके लिए एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज यातायात प्रबंधक। साथ ही साथ ये सभी कोशिकांगों को, अंगों को पोषण दे रहा है, इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज मदर ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनेल। और जो वेस्ट पदार्थ है वह भी इसी की मदद से बाहर निकलता है, तो इसीलिए सभी कोशिकांगों की मां इसे कहते हैं। और देखिए एक्रोसोम के निर्माण में सहायक है। आपको पता है ना, शुक्राणु के आगे वाला ये जो नुकीला भाग होता है उसमें उसे एक्रोसोम कहा जाता है, और यही अंडाणु को अंदर भेदने की कोशिश करता है। एग को अंदर भेदने की कोशिश कौन करता है? एक्रोसोम। बिल्कुल ठीक है। और यहां पर इस जगह पर पाए जाते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे शुक्राणु जब हमारे शरीर से रिलीज होके किसी फीमेल के गर्भ में जाते हैं तो वहां पर इन्हें गतिशीलता बनाए रखने और इनके अंडवाहिनिका एम्बिलिकल कॉर्ड तक पहुंचने के लिए ऊर्जा देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। तो यहां पर भी ये जो एक्रोसोम है वो गोल्जी एपरेटस, गोल्जी काय से ही इसका निर्माण हुआ है। एकदम क्लियर है। तो लाइसोसोम और पेरिक्सोम है ना, पेरिक्सोम के निर्माण में भी सहायक है। ठीक है, तो गोल्जी का इतना ही पढ़ लीजिए, कैमिलो गोल्जी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं रिक्तिकाएं। तो शुक्राणु भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बात आ रही है, अच्छा शुक्राणु में जो पूंछ है उसका काम क्या है? तो वह उसे एक तीव्र गति, एक दिशा में गति देने के लिए मदद करती है। एकदम क्लियर, राइट। लाइक वाइक करते चलना दोस्तों, लाइक भी करते चलना साथ ही साथ में, है ना। रिक्तिकांग पर और बात कर लेते हैं डिटेल्ड में, ठीक है। और रिक्तिकाएं या रिक्तिकाएं वैक्यूल्स, इनमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है जल प्लस लवण। तो जब भी कोई कोशिका में निर्जलीकरण हो जाए, हमें डिहाइड्रेशन हो जाए, तो हमारे कोशिका का कौन सा कोशिकांग प्रभावित होगा? रिक्तिकांग, वैक्यूल। इसके खोजकर्ता कौन थे? एंटोनियन ल्यूवेनहॉक। एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने ही सूक्ष्मदर्शी बनाया था, इसीलिए उन्होंने जीवित कोशिका खोजी, शुक्राणुओं को खोजा। पहली बार जीवाणुओं के बारे में एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने बताया था, और वैक्यूल्स के बारे में भी एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने ही बताया था। तो आपको यह बात याद रखनी है कि रिक्तिकाओं के बाहर की जो झिल्ली होती है उसे ही टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो टोनोप्लास्ट आपको जरूर याद रखना है। द आउटर लेयर ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट, और इसमें जल प्लस लवण पाया जाता है, इसीलिए कोशिका रस कहलाते हैं। और ये संपूर्ण कोशिका में वाटर बैलेंस का काम करते हैं, राइट, वाटर बैलेंस का काम करते हैं। और पादप कोशिका में ये टर्जिडिटी और कठोरता, स्टेबिलिटी और स्फीति, उनको एक हार्डनेस प्रदान करते हैं। अब देखो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बात करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक तो होता है हाइड्रोफाइटा, यस और नो। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैक्यूल पर क्या आते हैं, हाइड्रोफाइटा। और एक होता है ज़ेरोफाइटा। दोनों का मतलब क्या होता है? ज़ेरोफाइटा और हाइड्रोफाइटा। बैक्टीरिया के खोजकर्ता एंटोनियन ल्यूवेनहॉक थे, बिल्कुल, इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन कहलाते हैं? एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ही कहलाते हैं। तो एक तो हो गया हाइड्रोफाइटा, एक हो गया ज़ेरोफाइटा। हाइड्रोफाइटा मतलब जल में उगने वाले पौधे, ज़ेरो XERO, जहां भी ये रूट वर्ड इंग्लिश में दिखाई दे, इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी तो आपको कई सारे मूल शब्द पता चल जाएंगे। सीसेट की जब मैं इंग्लिश की क्लास लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रूट वर्ड, वोकैबुलरीज, हाउ मच इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ, है ना। तो ज़ेरो का मतलब होता है ड्राई। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, विटामिन ए की कमी से ज़ेरोफ्थैल्मिया रोग हो जाता है। कौन सा? ज़ेरोफ्थैल्मिया रोग। इसका मतलब क्या है? आई के अंदर लगातार, आईलिड के अंदर लगातार लिक्विड रहता है, लेकिन ज़ेरोफ्थैल्मिया का मतलब क्या हुआ? तरलता की कमी हो गई।
तो अंधापन, ब्रिटल हो जाएगी आंख, भुरभुरी हो जाएगी और हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। ये बात क्लियर हुई। तो ज़ेरो का मतलब होता है रेगिस्तान, डेजर्ट या ड्राई, शुष्क। तो जो ज़ेरोफाइटा होते हैं उनके अंदर तो बहुत लंबे समय तक पानी बना रहना चाहिए। क्यों? और उनकी टिश्यू, उनके जो तने होते हैं वो गूदेदार होते हैं। तो जो ज़ेरोफाइटा हैं उनकी जो सेल है, उनकी जो कोशिका है, उनमें सबसे बड़े आकार की वैक्यूल्स पाई जाती हैं। हाइड्रोफाइटा तो हमेशा पानी में रहते हैं, जल वाले पौधे, तो उनमें सबसे छोटे आकार की, तो सबसे छोटे आकार की वैक्यूल्स कहां पाई जाती है? हाइड्रोफाइटा में। सबसे बड़ी वैक्यूल्स कहां पाई जाती है? ज़ेरोफाइटा में। यह बात क्लियर हो गई। ज़ेरोफाइटा में सबसे बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग न्यूक्लियस है, केंद्रक है, न्यूक्लियस या फिर केंद्रक, जबकि पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो है वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। एकदम क्लियर, गुड मॉर्निंग। ज़ेरोफाइटा मीन्स सूखा, यस, या फिर बिल्कुल नागफनी कह लीजिए। और एक और बता दीजिए, कैक्टस। कैक्टस का उदाहरण है, बहुत बढ़िया है ना। चलिए, तो जल संतुलन का काम करता है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हो। एंटोनियन ल्यूवेनहॉक का नाम आपको याद रहना चाहिए। चलिए, रिक्तिकाओं से रिलेटेड तो यहां पर देख लीजिए कि अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए। आपको यह क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल। तो देखो, प्लांट सेल यहां पर लिख देता हूं प्लांट, और यहां पर लिख देता हूं एनिमल। तो 2-3 क्वेश्चन तो हमको यहीं पर समझ में आ गए कि प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता, जंतुओं में स्वपोषी नहीं होते। प्लांट के अंदर रिक्तिकाएं बहुत बड़े आकार की होती हैं, एनिमल्स में रिक्तिकाएं छोटे। प्लांट में रिक्तिका लगभग 70% तक का क्षेत्रफल घेर लेती है उनकी कोशिकाओं का, और रिक्तिकाएं जो हैं वैक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर एक ही होती है, जंतु कोशिका में बहुत सारी होती हैं। प्लांट कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है। एनिमल में केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। प्लांट की कोशिकाओं को डेड सेल, डेड कहा जाता है, जबकि एनिमल की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? लाइवली सेल कहा जाता है। हाइड्रोफाइटा का उदाहरण बिल्कुल जलकुंभी है, बहुत बढ़िया। जीतू सांख्य जी, आपका स्वागत है, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं आप। चलिए, तो जंतु कोशिका में छोटी रसधानी, पादप कोशिका में बहुत बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती हैं। ज़ेरोफाइटा में वैक्यूल्स बहुत बड़े आकार का, हाइड्रोफाइटा में न के बराबर या सबसे छोटा होता है, नगण्य या फिर नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है कि तारककाय का क्या काम है, सेंट्रोसोम। तो आपको मैंने शॉर्ट में तो एक बात बता दी थी, जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, समसूत्री हो या अर्धसूत्री हो। समसूत्री मतलब मियोसिस या अर्धसूत्री मतलब मियोसिस। तो ये विभाजन तारककाय के कारण होते हैं। तारककाय के खोजकर्ता कौन है? बेंडेन। नाम किसने दिया था? बोवेरी ने, राइट। केवल, और एक और डिफरेंस देखो यहां पर क्लियर हो गया कि प्लांट के अंदर, प्लांट सेल में कभी भी सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते, राइट। प्लांट्स के अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, ठीक है। और इसे लोकोमोटिव ऑर्गेनल्स कहा जाता है। लोकोमोटिव का मतलब क्या है? लोकोमोटरी का मतलब गति बनाए रखता है, कोशिका के विभाजन में सहायक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सेंट्रियोल्स ये केंद्रक को 2 भागों में विभाजित करने के लिए, और ध्रुव जो डाइपोल है उसके निर्माण करने में सेंट्रोसोम ही मदद करता है, लेकिन पादप की कोशिका में नहीं पाया जाता। एकदम क्लियर है। अच्छा दोस्तों, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि आप रेगुलरली सुन रहे हैं, कि मानव और जंतु मतलब पादप और जंतु कोशिका में कहां कहां पर डीएनए पाया जाता है, किन किन कोशिकांगों में डीएनए पाया जाता है। एक बार मुझे इसका आंसर बताइए, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, ठीक है। रुचिता सिंह जी
फोन को आप हॉरिजेंटल कर लें, फोन को यदि हॉरिजेंटल कर लेंगे तो सही दिखेगा। दूसरा, अपने वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव कर लीजिए, बिल्कुल सही दिखेगा। आप ही पहली आई हैं जिनको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो एक बार क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, हॉरिजेंटल कर लीजिए। तारकाय पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन सेंट्रोसोम। यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इतनी देर से क्लास ले रहा हूं बेटा, मुझे अभी तक किसी ने नहीं बोला, तो शायद आपकी साइड से कुछ प्रॉब्लम होगी। एक बार क्वालिटी ऑफ वीडियो बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए, सेंट्रोसोम एकदम क्लियर हो गया है, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो सेंट्रोसोम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकांग आ रहा है। यह कोशिकांग जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह हमारी जो केंद्रक है, हमारा जो केंद्रक है न्यूक्लियस, उसको स्थायित्व, एक फिक्स निश्चित स्थान प्रदान करता है। इसीलिए इसको हमारे कोशिका का कंकाल तंत्र, द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन सेल, कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहा जाता है। और इसके खोजकर्ता कौन है? पोर्टर। इसके खोजकर्ता कौन है? पोर्टर, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। पहला व्यक्ति एनिमी लवर, तो ये है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल में बताएंगे, प्लास्टिड में बताएंगे आप। वेरी गुड, वेरी गुड। जंतु और पादप, हाँ, जंतु, बिल्कुल सही है। डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लांट सेल में। डीएनए न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से जवाब देते रहो, ठीक है। मानव शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है। अच्छा जी, ऑफिसर बिटिया जी, एक थोड़ी सी सुधार देता हूं मैं आपको यहाँ पे। ऑफिसर बिटिया बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं आज, तो थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। मैंने एक बात बोली थी, आरबीसी, ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न आ जाए, एडवांस प्रश्न बन गया। ये ऑफिसर बिटिया के कारण ही मेरे दिमाग में एक नया प्रश्न भी बन गया। आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में कहां डीएनए, कौन सी कोशिका में ही नहीं पाया जाएगा, तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो मैच्योर आरबीसी है उसमें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना ही न्यूक्लियस होता है। तो बताइए, आरबीसी नाम की कोशिका में कभी डीएनए पाया जाएगा? बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। तो करेक्शन हो गया या नहीं? करेक्शन हो गया या नहीं? एकदम क्लियर है। तो यह बात आप ध्यान रखेंगे कि, ठीक है। तो अब देखिए, अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जंतु और पादप कोशिका में अत्यंत सूक्ष्म और शाखित ब्रांचेस जैसी, मैंने आपको बताया था, ये यदि है न्यूक्लियस तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रहा, है ना। इसके ऊपर ही क्या पाए जाते हैं? इसी के ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम, और इसे बोला जा रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी या सख्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं वो किसके निर्माण में मदद कर रही है? अंतःप्रद्रव्य जालिका हमारे शरीर को आवश्यक प्रोटीन के निर्माण जो कोशिका में हो रहा है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका पर मौजूद राइबोसोम कर रहा है। लेकिन यहां पर जो आपको स्मूथ या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका दिख रही है जिस पर राइबोसोम डॉट 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 नहीं पाए जा रहे, ये हमारे शरीर में वसीय त्वचा, वसीय फैटी एसिड बनाने का काम करती है, जो त्वचा के नीचे की लेयर है। और हमारे प्रत्येक कोशिका के बाहर की जो लेयर है वो तो आपको पता ही है, प्रोटीन प्लस वसा की बनी हुई है ना। तो यहां तक क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो आज बहुत बहुत थैंक यू ऑफिसर बिटिया के कारण एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जनरेट हुआ है कि इन केस एक नया प्रश्न बन जाए कि मानव शरीर में कौन सी कोशिका में डीएनए नहीं पाया जाता, आरबीसी में नहीं पाया जाता, ये बात याद रखेंगे। दूसरी बात क्या याद रखेंगे? आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता और राइबोसोम्स भी नहीं होते, ठीक है। आरबीसी का मेनली काम क्या है? ऑक्सीजन का प्रवाह करना, ठीक है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए पार्टिसिपेशन करते हैं, कई बार आप गलत होते हैं
तो दो नई बातें सीखने को मिल जाती है। तो जरूर आपके दिमाग में कोई चीज है तो वो जरूर आप समय समय पर पूछते रहेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब रफ एंडोप्लाज्मिक्स और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक ये सभी आपको क्लियर हो गया होगा, और मैंने आपको बता ही दिया सबसे पहला पॉइंट कि मानव की कोशिका का कंकाल तंत्र स्केलेटन ऑफ ह्यूमन सेल कहा जाता है, राइट, है ना। और लाइव प्रोटीन के निर्माण, ठीक है, इनका विस्तार केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक होता है। तो देख लीजिए मैंने ये आपको बता ही दिया था, केंद्रक की झिल्ली बाहर वाली से, कोशिका की झिल्ली, ताकि जो न्यूक्लियस है कभी भी इस दीवार पर, अंदर की दीवार पर चिपक ना जाए, राइट। चलिए कोई भी डाउट है, डाउट पूछते रहिए। आपको कोई डाउट है, क्लासेस, आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास चाहिए 8 PM का अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए मुझे, रुद्र गौतम नाम से, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, रफ और स्मूथ। तो रफ स्मूथ के अंदर राइबोसोम्स नहीं, रफ के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन के निर्माण में कौन सी सहायक है, रफ एंडोप्लाज्म। और औषधियों का पाचन, दोस्तों हम लोग जब भी कोई दवाई, हम लोग कोई से भी एलोपैथी, अंग्रेजी दवाई एक्सेट्रा कुछ भी खाते हैं, तो उनको जो पचाता है उसको कौन पचाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने देखा हो कुछ खतरनाक मेटाबोलाइट्स, वो सब किस में जाकर परमानेंट बस जाते हैं, वसा में। और इसी कारण तो एक टर्म सुनते हैं आप लोग एनवायरमेंट में, बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायो एक्यूमुलेशन। उसके पीछे कारण क्या है, त्वचा के अंदर कई सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स, खनिज तत्व पदार्थ, लवण होते हैं जो परमानेंट वहां बस जाते हैं और हमारी त्वचा में नुकसान पैदा करते हैं। और इसीलिए तो हमको एंटीऑक्सीडेंट वाले विटामिन चाहिए। तो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, और है ना, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के, ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात कह गई है हमारी ऑफिसर बिटिया, बहुत ज्ञान दे रही हैं आज, बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। समय समय पर ज्ञान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया बात कह गई है। देख लीजिए एक बार कमेंट पढ़िए, कितना प्यारा कमेंट करती हैं ऑफिसर बिटिया। लेकिन यार अभी तक मेरे को डाउट है क्या ये मेल और फीमेल, क्योंकि फीमेल को एक बार कुछ खराब लग जाता है तो वो दूसरी बार बोलती नहीं है। आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हैं, बहुत बढ़िया बेटा। तो ER केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थ के जाने के पथ पर बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये सारी बातें ठीक है, हमने मेनली सारी की सारी बातें पढ़ ली। अब आपने कई बार खिलाड़ियों के अंदर डोपिंग टेस्ट के बारे में सुना होगा। डोपिंग टेस्ट क्या होता है, रक्त में होता है और स्टीरॉइड्स को लेते हैं। क्या करते हैं, वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं ताकि उनमें ज्यादा शक्ति आ जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है। यह कोशिका को एक मैकेनिकल सहारा देती है। सेल डिवीजन के समय कोशिका प्लेट और केंद्रक की झिल्ली को निर्माण, देखिए एक बात सोचिए, एक कोशिका है, ये दो भागों में बट रही है, तो जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यही जो दो कोशिकाएं बनेंगी उनके बाहर की जो दीवार है उसको बनाने में यही मदद करती है, राइट। चलिए अब पादपों पर आ जाते हैं, और पादपों का इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है प्लास्टिड। पादपों में क्या पाया जाता है, प्लास्टिड। क्या जंतुओं में पाया जाता है, नहीं। पादपों में क्या नहीं पाया जाता, तारककाय नहीं पाया जाता, जंतुओं में पाया जाता है, जो सेल डिवीजन में मदद करता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो प्लास्टिड का मतलब है लवक। तो लवक जो होते हैं, प्लास्टिड लवक, ठीक है, केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड केवल और केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। दोस्तों अब जो पॉइंट आ रहा है, यह पॉइंट यूपीएससी ने समय समय पर पूछा है, आगे भी आपसे पूछ सकती है, तो अब बड़े ध्यान से सुनना। प्लास्टिड के प्रकार होते हैं 3 प्रकार के, राइट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स।
तो यहां पर हम लोग अब आगे बात करने वाले हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो जहां भी शब्द आ जाए, जहां पर भी क्रोमो शब्द आ जाए वो होता है वर्णी लवक। क्रोम, देखो दोस्तों दो शब्द याद रखना, इंग्लिश के रूट वर्ड समझा देता हूं। क्रोम और एक होता है क्रोन। क्रोनोमीटर ये क्या होता है? समय को मापने वाला यंत्र जो शिप जहाजों में होता है। क्रोम, गूगल क्रोम देखते हैं अलग अलग रंग कलर वाला, तो वर्णी लवक जिनमें रंग हो। ल्यूकोप्लास्ट, देखो जहां भी हमने देखा था ना ल्यूकोसाइट, ल्यूकोप्लास्ट ये जहां भी आएगा मतलब बिना रंग का, जो तने में आप यदि पेड़ों को काटते हैं, कटता हुआ देखते हैं तो तने के अंदर जड़ों में सफेद होता है, कलर नहीं होता, तो वो ल्यूकोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं, कई बार पत्तियां लाल होती हैं कुछ पौधों की, देखा होगा आपने, फूल हैं, है ना, फल हैं, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। तो रंगीन लवक कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। और रंग वाला, बिना रंग वाला ल्यूकोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कौन सा है? हरित लवक क्लोरोप्लास्ट है। वेरी गुड, ठीक है, एकदम क्लियर है, ठीक है। क्रोनो का मतलब टाइम, यस, क्रोनोमीटर, ठीक है ना। शिप्स वगैरह में हम लोग देखते हैं ना कितना समय हुआ और कितने नॉटिकल माइल गई है हमारी गाड़ी, हमारी जो शिप है, तो उसके हिसाब से नॉट में गति को मापा जा सकता है। शिप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो देखिए पुष्पों, फल भित्ति, बीज इत्यादि में अलग अलग प्रकार के रंग या कलर पाए जाते हैं। जैसे टमाटर के अंदर क्या पाया जाता है? लाइकोपिन। चुकंदर में, गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, ठीक है। और आपने देखे होंगे जितनी भी बैंगनी, कई बार पत्तियों पर आपने बैंगनी रंग देखा होगा, इसको काट दीजिए, बैंगनी रंग, तो कई बार आपने बैंगनी रंग देखा होगा, उसके पीछे कारण होता है जेंथोफिल। जेंथोफिल के कारण ही जो फूलों में पत्तियां होती हैं उनका रंग बैंगनी होता है, ठीक है। अवर्णी लवक कौन सा है? सूर्य के प्रकाश से जो वंचित रहें, तो एक तो जड़ और भूमिगत तना जो है उनका जो रंग है वो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो ल्यूकोप्लास्ट, एक बात याद रखना, ल्यूकोप्लास्ट के भी 3 भाग हैं, उस पर मैं अभी चर्चा करने वाला हूं डिटेल में। तो आपको आज प्लास्टिड का एक कंप्लीट सेक्शन क्लियर होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है सर्वाधिक वर्णक प्लांट्स में यही होता है, हरा रंग होता है। यही रंग उनके लिए सबसे ज्यादा क्षमता वाला होता है कि वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सके, ठीक है। तो पादपों का रसोई घर कौन है? क्लोरोप्लास्ट। जंतुओं का रसोई घर कौन सा है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में काम करता है। और हमारे क्लोरोप्लास्ट में कौन से तत्व पाए जाते हैं? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। जबकि हमारे रक्त में कौन सा पाया जाता है दोस्तों? फेरस, ठीक है, फेरस, राइट। आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो हमारे शरीर में, पादपों में जो खाद्य पदार्थों को स्टोरेज करता है, संचित करता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है ना, मानव के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में कार्बोहाइड्रेट जमा रहता है। इसी प्रकार से पादपों में भी तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जमी रहती होगी। तो वो सभी जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा है वो ल्यूकोप्लास्ट में जमा रहती है। और इसी के आधार पर ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग टोटल 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स एकदम आपको क्लियर हो गए। इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है ना दोस्तों, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे 2-3 दिन बाद मिल जाएगी। पहले वाली पीडीएफ मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर दी है, राइट। तो अब देखते हैं कितने प्रकार के जो हैं प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। तो एक तो है एमाइलोप्लास्ट। पादपों में जो एमाइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का संग्रह करता है। एक है एलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, ये वसा का मतलब क्या हो गया? फैट को, है ना। और एक है एल्यूरोप्लास्ट, ये प्रोटीन। और ये तीनों किसके बताए मैंने? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? जिसका अपना कोई कलर नहीं होता। तो पेड़ों में जड़ और तने में
और कई बार बीज वगैरह में इत्यादि में ये संचित रहते हैं। कौन? तो स्टार्च संचित है, इसका मतलब एग्जाम्पल दूं बनाना, राइट। एक और एग्जाम्पल दूं पोटैटो। तो ये एक प्रकार का ल्यूकोप्लास्ट है। आपको पता है कि जो आलू है वो एक तना है और वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट आलू के रूप में संचित है वो एक्चुअल में कौन से वर्णक के रूप में? एमाइलोप्लास्ट, है ना, एमाइलोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट जो आपको तेल है ना, जैसे सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नारियल है, तो वो जो संचित रखते हैं वो इलियोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट मतलब प्रोटीन, जो दलहनी फसलें हैं, लेग्यूम्स वाली फसलें, वो एल्यूरोप्लास्ट कहलाती है, ठीक है। और इसीलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसीलिए पौधों ने अपने आप को इस तरह से अनुकूलित कर लिया है कि वो किसी अन्य रंग की बजाय हरे को ज्यादा पसंद करते हैं। कई बार आप ऐसे पेड़ पौधे देखेंगे जो बहुत नीचे पानी में हैं, तो पानी में जब सूर्य की किरणें जाती है तो उनकी तीव्रता कम हो जाती है। तो इसीलिए नीचे पाए जाने वाले जो एल्गीज होते हैं, राइट, जो शैवाल होते हैं, उनका रंग कई बार लाल होता है। और यही एक कारण है कि जो आप रेड सी का नाम सुनते हैं, लाल सागर, रेड सी, वहां पर का रंग लाल क्यों है? क्योंकि उसके नीचे पाई जाने वाली एक शैवाल है, उसका रंग लाल होता है। एकदम क्लियर। कुछ पत्तियों का रंग यदि लाल हो जाता है तो ज्यादा तीव्र गर्मी में वो जल जाती हैं। एकदम क्लियर हो रहा है। तो आज आपको मेरे हिसाब से बहुत सारे कोशिकांग समझ में आ गए। इसके अलावा हम लोग जो डिटेल में बात करें तो कुछ पॉइंट्स और भी पढ़ लेते हैं ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कवर हो जाए। चलिए देखते हैं। हरित लवक में पूर्ण हरित के अलावा कैरोटीन भी पाया जा सकता है। कैरोटीन और किस में पाया जाता है दोस्तों? गाजर में, राइट। कैरोटीन का रंग कैसा होता है? थोड़ा सा ऑरेंज सा, रेडिश, येलोइश, ठीक है। और जेंथोफिल भी पाया जाता है। जेंथोफिल का रंग मैंने कैसा बोला था दोस्तों आपको? बैंगनी, है ना। फूलों की पत्तियों में बैंगनी रंग जेंथोफिल के कारण होता है। कैरोटीन हल्का सा रेडिश। तो हरित लवक के अलावा पत्तियों में ये वर्णक भी पाए जाते हैं बैलेंस्ड मात्रा में। पत्तियों का रंग हरा पर्ण हरित क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम की धातु पाई जाती है। और पत्तियों का रंग जो पीला होने का कारण है उसमें कैरोटीन जो वर्णक है वो बढ़ जाते हैं, तो पीला, ऑरेंज, रेड उसके कारण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हरित लवक इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी क्रोमो शब्द आए मतलब रंग, जब भी क्लोरो शब्द आए उसका मतलब हरा रंग। फाइलो जब भी शब्द आए, फाइलम, ठीक है, फाइलो तो लीव्स, पत्तियां। और ये लूको नहीं है, ल्यूको है, ल्यूको जब भी आए, LE आएगा यहां पे, तो सफेद रंग। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो है ना, एमाइलो जहां भी शब्द है स्टार्च के लिए प्रयुक्त होता है। और फोटोसिंथेसिस, फोटोफोबिया, प्रकाश के लिए। तो आपको बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहां पर आज कवर हो गए हैं, राइट। तो यहां पर आप देख रहे हैं हरित लवक का एक डायग्राम, ठीक है, हरित लवक। तो देखिए पर्ण हरित का वर्णक, यहां पर वर्णक होता है ऊपर की तरफ, क्लोरोफिल, मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये जो ग्रेना वाला भाग है यहां पर ही प्रकाश की अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके लिए। ग्रेना, प्रकाश की अभिक्रिया कहां संपन्न होती है? ग्रेना नामक भाग पर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। और स्ट्रोमा, अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो यहां पर संपन्न होती है। स्ट्रोमा, ग्रेना में प्रकाशिक लाइट वाली, स्ट्रोमा में अप्रकाशिक जो नाइट वाली प्रक्रिया है, ठीक है। और इनमें भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, राइट। तो देखिए यहां पर आपको पर्णहरित वर्णक, उसमें क्या क्या पदार्थ हैं वो सभी मटेरियल भी क्लियर हो गए। और फाइनली फाइलोटॉक्सी, फिलोटॉक्सी क्या होता है? जो एक कंप्लीट व्यवस्था का जो अध्ययन है, तने और पत्तियों की जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का अध्ययन है वो फाइलोटॉक्सी। फाइलो का मतलब पत्तियां, टैक्सी का मतलब उसके पूरे स्ट्रक्चर का अध्ययन करना। तो यहां तक आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी, यस और नो दोस्तों? एक बार कंफर्म करिए, क्या आपको मेरी बात क्लियर हो गई है? तो हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों को एनवायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीटली फॉलो करना है तो यू मस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप विच इज लाइफ चेंजिंग ऐप,
यहां पर मुझे इस नाम से फॉलो कर लीजिए। डेली 8 PM पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, लगभग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लाइव क्लास 8 PM पर नहीं देख पा रहे, रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक बार आप मुझसे पढ़ लेंगे तो आपको कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक कंप्लीट डिटेल्ड स्ट्रक्चर में हम लोग वहां पर बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ एमसीक्यूज जो है, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज और मेंस के आंसर राइटिंग, वो सभी मैं डिस्कस करता हूं मेरी 8 AM वाली क्लास में। तो मेरी बात क्या आपको क्लियर हो गई है? 8 AM वाली क्लास में मैं वहां पर डिटेल्ड में चर्चा कर रहा हूं। यहां तक सारी बातें क्लियर है? तो दोस्तों, अनअकैडमी पर स्ट्रक्चर्ड सब्सक्रिप्शन आप मिल सकता है, जहां पर स्ट्रक्चर्ड क्लासेस है, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। तो आपको एक लाइफ चेंजिंग ऐप एक बार आप डाउनलोड कीजिए, आपका इंटरनेट का कंजम्पशन भी कम होता है। दूसरी बात, आपकी प्रिपरेशन के लिए फैकल्टीज एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। तो यू मस्ट इंस्टॉल द अनअकैडमी लर्निंग ऐप और वहां पर यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन। और उसके बाद में RP Sir 10, ये मेरा रेफरल कोड है, इसकी मदद से आप GS, ऑप्शनल और आइकॉनिक में सबसे ज्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं वाया द मेंटरशिप, गाइडेंस एंड डिस्काउंट। तो आप जब भी कभी प्लान कर रहे हैं कि आपको कंप्लीटली सिलेक्शन के लिए कोई एक ऐसा एक सिस्टम हो, तो अनअकैडमी ने इतना शानदार लोकतांत्रिकरण किया है कि पूरे भारतवर्ष के फैकल्टीज आज की तारीख में अनअकैडमी पर हैं और सभी टॉप नॉच फैकल्टीज आज अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस ले रहे हैं। आप एक कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी के साथ में तैयारी कर सकते हैं। टू बी पॉइंट भी रहते हैं फैकल्टीज, तो सभी एनालिसिस को फैकल्टीज से आप इंटरेक्टिव तरीके से डिस्कस कर सकते हैं घर बैठे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, ऑफिसर बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गाजर और दूध का रंग कैरोटीन के कारण पीला होता है, और बिल्कुल ठीक है। और दूध का रंग जो सफेद होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, ठीक है। दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण होता है, वेरी गुड, ठीक है। तो आपको एनी टाइम, एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी, और ऑप्शनल यदि कोर्स ले रहे हैं जो कि 500 मार्क्स का होता है अपने आप में ऑप्शनल में यदि आपके 300 मार्क्स नहीं आते ना दोस्तों, तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका एक अच्छा रैंक आ सकता है, राइट। तो आपको 300 मार्क्स को लाना है, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, समवेयर यू नीड एनी ऑफ द हेल्प। और यहां पर इस हेल्प के लिए आपके आंसर राइटिंग के लिए डेडिकेटेड कोच आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के तहत मिलता है, जिसमें वो पर्सनल कोच आपको डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज्ड फीडबैक सभी प्रदान करता है। सो ये रेफरल कोड आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होगा, आई प्रॉमिस यू, है ना। आप एक बार पर्सनली बात करेंगे तो बिल्कुल आपको मेरे एक एक लेक्चर को देखना है, 200 प्लस जो मैं लेक्चर्स ले चुका हूं, तो डेफिनेटली आपको जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में tinyurl.com पर क्लिक कीजिए और आप रुद्र गौतम सर्च कीजिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। मैंने कंप्लीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक एक टॉपिक, कौन कौन से दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सुपर कंडक्टिविटी, है ना, ये सभी टॉपिक्स मैंने वहां पर कवर किए हैं, राइट। तो आप ये लक्ष्य प्रोग्राम वाले वीडियोस देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वाले, और साथ ही साथ आप मेरे को क्या देख सकते हैं, आप जो है दोस्तों लाइव मुझे एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए 8 PM पर या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। ये कोड को मत भूलिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये कोड भारत के सभी कोर्सेज हैं उन सभी पर अनअकैडमी पर लागू होता है। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस चैनल विच इज द ग्रेट चैनल फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत बहुत अच्छा है। तो थैंक यू वेरी मच, और आपका दिन शुभ और मंगल रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।